तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 6। इसके पहले अपन ने भाग 5 पढ़ा। भाग 5 के अंदर अपन ने संघ पढ़ा था। संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन को शुद्ध में अगर बोले तो इसे केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत जैसा हमने पढ़ा था वैसा का वैसे अब हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार के बारे में सबसे पहले अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था। राष्ट्रपति जैसा वहां पढ़ा था वैसे राज्य सरकार में गवर्नर होता है। तो आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अपन ने केंद्र सरकार में पहले सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ा था, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ा था, फिर प्रधानमंत्री पढ़ा था, फिर मंत्रिपरिषद पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, लोकसभा पढ़ी थी, राज्यसभा पढ़ी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट अपन ने पढ़ा था। तो वैसा का वैसे ही हमें केंद्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार पढ़ना है। और राज्य सरकार के अंतर्गत आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल के बारे में। तो पहले हम यहाँ राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, फिर राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज शुरू करने वाले अपन राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यपाल कौन होता है? तो अगर हम बात करें राज्यपाल के बारे में तो जैसा मैंने आपको केंद्र में बताया था जैसे राष्ट्रपति के काम होता है वैसा का वैसा ही काम राज्य में राज्यपाल का काम होता है। तो अगर राज्य का प्रथम व्यक्ति की अगर हम बात करें, प्रोटोकॉल के तौर पर हम बात करें तो राज्य में सबसे प्रथम नंबर पे आता है राज्यपाल, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले दे रखा है, अपन पहले इंडेक्सिंग पढ़ लेते हैं और इंडेक्सिंग में फटाफट खत्म करने के बाद में मैं आपको पूरा डीप में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल कौन होता है? तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। तो राज्य आर्टिकल 152 के अनुसार दे रखा है, राज्य शब्द की परिभाषा दे रखा है। मतलब एक राज्य किसे कहते हैं, जैसा आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा होगा तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत भी हम राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। आर्टिकल 35 के बाद 36 में हम जैसे पढ़ते हैं तो उसमें भी वही परिभाषा है। वैसा का वैसे आर्टिकल 152 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 153 में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल के पद का वर्णन है तो ये आपको याद रखना है, या 153 है। और अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करें तो वहां पर आर्टिकल 52 है। बस आपको इतना याद रखना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल में सिर्फ और सिर्फ 100 का अंतर तो रहना ही रहना लगभग, और 1-2 के और अंतर रहेगा। जैसे वहां 52 था राष्ट्रपति में, यहाँ पे कितना है 153 है। बस सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, 1-2 आर्टिकल आगे पीछे रहने वाले नंबर में। तो यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल। अब इसको हम डीप में समझेंगे कि जैसे हर राज्य का एक राज्यपाल होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल चुना जा सकता है, तो उसको अपन डीप में समझेंगे। पर आर्टिकल 153 में दे रखा है कि राज्यों के राज्यपाल, मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होना जरूरी है। जैसे हर देश का, मतलब हमारे देश में राष्ट्रपति जरूरी है, उसी प्रकार हर राज्य के लिए एक राज्यपाल जरूरी है। यहां दे रखा है आर्टिकल 154 के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां। अगर आपको 53 पता हो तो वह राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार यह 154 में दे रखा है राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां। अब यहां दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, वहां पर 154 एक्स्ट्रा दे रखा था, मतलब 54 एक्स्ट्रा दे रखा था, और 55 में राष्ट्रपति की नियुक्ति ही पढ़ी थी आपने। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 54 के अंतर्गत जब अपन ने पढ़ा था तो वह राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोटिंग की जाती है, तो उसका एक निर्वाचक मंडल होता है, और राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, इसकी सीधी नियुक्ति होती है। तो यह निर्वाचक मंडल की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सीधा आर्टिकल 154 में राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के बाद में आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अब अपन पढ़ेंगे डीप में इसको कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है। अब आर्टिकल 156 दे रखा है राज्यपाल की पदावधि। वहां पे भी अपन ने 56 में राष्ट्रपति की पदावधि एवं कार्यकाल पढ़ा था। फिर यह दे रखा है आर्टिकल 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता, ठीक है। तो 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता। फिर चलते हैं आर्टिकल 158 में। तो यहाँ दे रखा है राज्यपाल पद की शर्तें, मतलब राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 158 में दे रखा है। फिर दे रखा है आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ, मतलब राज्यपाल को संविधान की शपथ कौन दिलाता है, तो इसको भी डीप में समझेंगे। फिर दे रखा है 160 कुछ आकस्मिक
कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, मतलब कहने का है कि जब राज्यपाल किसी कारणवश अपने पद पर नहीं रह पाता है, उस स्थिति में उनके काम को कौन करेगा। तो ये है आपके 160 में। फिर दे रखा आर्टिकल 161 में, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, हमने राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां भी पढ़ी थी संविधान के आर्टिकल 72 में। तो वहां 72 है या 161 है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिर्फ एक का डिफरेंस रहेगा या बराबर भी हो सकता है। फिर अगर हम देखें तो आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, और 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जैसे अपन ने 74 में पढ़ा था, वहां पर मंत्रिपरिषद, यहाँ आपका 163 में, और 74 के अंतर्गत अपन मंत्रिपरिषद पढ़े थे, या 163 में तो एक आगे चल रहा है। या 164 में मंत्रियों की नियुक्ति है, तो वहां 75 में अपन ने मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ी थी, और यह 164 में ही मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी अपन इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर वहां पर अपन ने पढ़ा था 76 में अटॉर्नी जनरल को, यहां पर अपन पढ़ेंगे राज्य का महाधिवक्ता। अब देखो, जैसे वह अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत महाधिवक्ता होता है, तो ये नियुक्ति अपन ने इसके अंतर्गत पढ़नी है। फिर दे रखा है 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन, यहाँ दे रखा है राज्य सरकार के कार्य का संचालन, और 167 में दे रखा है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो ये सारे के सारे इंडेक्सिंग अपन ने पढ़ लिए। अब अपन समझने वाले थोड़ा डीप में। तो सबसे पहले अगर अपन डीप में बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि संविधान का जो आर्टिकल 153 है, तो 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल प्रोटोकॉल के मामले में राज्य का सबसे प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री से भी ऊपर आता है राज्यपाल, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देश में राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, तो यहाँ पर राज्यपाल पहले नंबर पर आता है राज्य का। तो सबसे पहले दे रखा है संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक राज्य का एक राज्यपाल होना जरूरी है, परंतु कभी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अपन मध्य प्रदेश के, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, तो दोनों राज्यों का भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये आपको याद रखना। फिर हम आर्टिकल 155 में पढ़े थे, तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वास्तव में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। देखो सिंपल सा फंडा है, ये याद रखना है कि आर्टिकल 155 में क्या दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये कौन करता है। तो एक्चुअल में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति करता है, पर राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। मतलब कहने का ये कि अगर प्रधानमंत्री चाहे उस व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, प्रधानमंत्री चाहे तो उस व्यक्ति को हटाया भी जा सकता है राज्यपाल के पद से। अपन ने आर्टिकल 53 के अनुसार पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति है, जिसमें 3 प्रकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। पहली नियुक्ति में करता था कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, और पद मुक्ति भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो वो पहली प्रकार की जो नियुक्ति करता था उसमें अपन ने मंत्रिपरिषद पढ़ा था, और मंत्रिपरिषद के साथ राज्यपाल पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल पढ़ा था। तो भारत में जो भारत का राष्ट्रपति होता है किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, पर वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त करेगा, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल पद से हटा सकता है। तो ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल 155 के अनुसार क्या समझ में आया आपको कि जो राष्ट्रपति है वही नियुक्ति करता है राज्यपाल की, ठीक है, पर किसके परामर्श पर करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है।
प्रधानमंत्री जब चेंज होते हैं तो सबसे ज्यादा राज्यपाल बहुत चेंज होते हैं। जैसे अगर मान लो 24 में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहते तो इतने ज्यादा राज्यपाल चेंज नहीं होंगे, पर अगर मान लो बाय द वे सरकार चेंज होती है तो सबसे ज्यादा राज्यों के राज्यपाल धीरे धीरे चेंज करते जाते हैं वो लोग। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब चलते आर्टिकल 156 में। यहाँ दे रखा है आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु पदावधि समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नया राज्यपाल ना बन जाए। कहने का मतलब ये कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने साल का रहता है, 5 साल का रहता है, पर जब तक वो नया राज्यपाल उस पद पर नहीं आ जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। फिर आगे दे रखा है कि वह पदावधि समाप्ति के बाद भी प्रति वेतन के आधार पर पद धारण करता है और इसका वेतन निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब जब अपना टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, 5 साल पूरा कवर कर लेता है, उसके बाद जो उसको कितने वेतन मिलने वाला है उसको डिसाइड कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ये चीज याद रखना। उसके बाद अपन देखेंगे कि राज्यपाल अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर उसे पद मुक्त कर सकते हैं। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर राज्यपाल चाहे तो 5 साल तक अपने पद पर रहे, या राज्यपाल चाहे तो वो पहले ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से हट सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये तो ऑप्शन में हाई कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आता है, या फिर मुख्यमंत्री भी आ सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। अब चलते हैं हम राज्यपाल की योग्यता पर, मतलब राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या योग्यता उनकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वो भारत का नागरिक हो, मैं आपको शुरू से जब से संविधान पढ़ा रहा हूं मैं हर इसमें बताया हूं कि वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। पहला है, फिर दे रखा है कि 35 साल की आयु पूरी कर चुका। देखो 35 साल के केस में 3 ही चीज याद रखनी है। एक तो राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल की आयु पूरी होना चाहिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 35 साल की आयु पूरी होना चाहिए, और आपके राज्यपाल तीनों के लिए 35 साल की आयु पूरी होना चाहिए। कि एक तो राष्ट्रपति हो गया, मतलब प्रेसिडेंट हो गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एक हो गया गवर्नर। तीनों के लिए कितनी आयु होना जरूरी है, तो तीनों के लिए 35 साल की आयु होना आवश्यक है। फिर दे रखा है संसद या राज्य विधानमंडल, फिर दे रखा है राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। राज्य विधानसभा का मतलब होता है कि वो एक विधायक चुने जाने के योग्य हो। ये चीज भी याद रखना है कि अगर यही वाली कंडीशन में इसमें प्रेसिडेंट में देखता हूं तो प्रेसिडेंट में ये लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, और अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट में देखूं तो वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। और अगर इसी को मैं गवर्नर के सेंस में देखता हूं तो गवर्नर के सेंस में याद रखना है कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो तीनों में याद रखना, तीनों की सेम क्वालिटी में एक ही डिफरेंस है कि ये लोकसभा का सदस्य हो, ये राज्यसभा का सदस्य हो, और ये विधानसभा का सदस्य हो। तीनों की एज 35 ही है, बस इतना याद रखना है, और तीनों भारत के नागरिक होना आवश्यक है। अब अपन देखेंगे कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या है, मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। तो पहला दे रखा है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, मतलब संसद या सांसद ना हो, ना वो विधायक हो, और अगर हो तो जिस दिन से वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से पद को त्याग देगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगले पॉइंट में दे रखा है राज्यपाल वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी राज्यपाल है, जैसे मान लीजिएगा कि राज्यपाल अदर पार्टी का है और वहां पर मुख्यमंत्री अदर पार्टी का है, तो वहां पर राज्यपाल के वेतन भत्तों में कमी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, तो वो बीजेपी के है वहां पर,
पर वहां पर जो सरकार है वो आम आदमी की, तो आम आदमी की विधानसभा अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्यपाल की सैलरी कम कर दी जानी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर पार्टी किसी विधानसभा में सरकार किसी और की, मतलब मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है और राज्यपाल किसी अदर पार्टी का है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के वेतन भत्तों में आप कमी नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। अगला यह दे रखा है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उसके वेतन भत्तों का राज्यों का जो अनुपात है वो राष्ट्रपति तय करेगा। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि एक ही व्यक्ति जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों में है, ठीक है। अब 2 राज्यों में अगर राज्यपाल है तो ये उसको कौन सा राज्य कितना सैलरी देगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिएगा कि हमारा एमपी है और एक यूपी है। अब कोई कैंडिडेट है जो दोनों का राज्यपाल है, मतलब राज्यपाल किसी एक का और एक का उसके पास अतिरिक्त प्रभार है। अब अगर हम देखें तो इसमें से मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में से उत्तर प्रदेश सरकार उसको कितना वेतन भत्ता देगी और मध्य प्रदेश सरकार उसको कितना देगी, ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा भारत का राष्ट्रपति। क्योंकि इसलिए डिसाइड करेगा क्योंकि अगर मध्य प्रदेश छोटा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो जहां पर ज्यादा काम रहेगा वो सरकार उसे ज्यादा सैलरी देगी, जहां पर कम काम रहेगा वो कम देगी। तो इसका जो रेशो है वो रेशो कौन डिसाइड करेगा, वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल का पद संभालता है, उस स्थिति में उसके वेतन भत्तों में जो राज्यों का अनुपात होता है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करता है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ दे रखा है आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति ये ऑप्शन में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का न्यायाधीश, ये आपको याद रखना। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार राज्य में हाई कोर्ट होता है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है तो यहाँ हाई कोर्ट का न्यायाधीश दिलवाएगा। बस इतना याद रखना। अगर आपने केंद्र राज्य का बाइफरकेशन रखा तो मुझे नहीं लगता कि संविधान आपको टफ लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारत में मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो होता है संबंधित राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। अब 160 की अगर हम बात करें, इसमें दे रखा है कि आर्टिकल 160 के अनुसार आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों के संबंध में निर्वहन के लिए जो उपबंध बनाएगा वो राष्ट्रपति बनाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब राज्यपाल का पद खाली हो उस स्थिति में उसके लिए उसके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी राज्य का अतिरिक्त प्रभार पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को दे देते, तो ये आर्टिकल 160 के अनुसार ही देता है और वो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। जनरली पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को देते हैं। अब चलते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है। जैसे अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी, उसी प्रकार अब राज्यपाल पढ़ रहे, राज्यपाल भी राज्य का राष्ट्रपति होता है, बस ये समझ लीजिएगा आप। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां। तो सबसे पहले दे रखा है राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियां आर्टिकल 154 में। तो यहां दे रखा है कि आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुख्य होता है और इसके अंतर्गत वो निम्नलिखित कार्य करता है। अब वो कौन कौन से कार्य करता है तो मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सेम का सेम लाइन अपन ने पढ़ा था संविधान के आर्टिकल 74 में, कि आर्टिकल 74 के बाद में अपन ने 75 में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सेम राष्ट्रपति को रिप्लेस करना है यहाँ पर गवर्नर से, प्रधानमंत्री को रिप्लेस करना है यहाँ पर सीएम से, और मंत्री तो सेम ही रहना है। तो ये चीज याद रखना है कि आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये चीजें आपको याद रखना। अब दे रखा है आर्टिकल 165 में, ठीक है। अब 165 में मैंने आपको वहां पढ़ाया था 76 में, तो 76 के अंतर्गत पढ़ा था अपन ने महान्यायवादी, या फिर अपन अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं। तो देश का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। मैंने आपको समझाया था कि अटॉर्नी जनरल के काम क्या होते हैं, तो अपन ने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील समझ सकते हो आप। सरकार के ऊपर कोई भी केस करता है, सरकार की तरफ से कोर्ट में कभी भी जवाब देना होता है, तो वो जवाब देने का काम कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। अब राज्य में भी सेम सिचुएशन कभी आती है, तो उस स्थिति में राज्य की सरकार या मुख्यमंत्री की तरफ से जो जवाब देने का काम करता है, या मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का जो वकील होता है वो होता है महाधिवक्ता, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के पद का वर्णन है। तो महाधिवक्ता, ठीक है, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब लोक सेवा आयोग क्या होता है, जिसे केंद्र में आपने पढ़ा यूपीएससी होता है। केंद्र में क्या होता है, यूपीएससी होता है। वैसे राज्य में क्या होता है, तो एसपीएससी होता है। एसपीएससी का मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके काम क्या होता है, एक और होता है जेपीएससी। जेपीएससी इसका मतलब होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए होता है, एसपीएससी राज्य सरकार के लिए होता है। अब कोई राज्य, दो राज्य मान लो छोटे छोटे, तो उनके लिए कॉमन पीएससी बना दी जाती है, तो उसको अपन जेपीएससी कहते हैं। और अब मध्य प्रदेश है तो हमारे यहाँ एमपी पीएससी कहते हैं, क्योंकि पीएससी तो वही फुल फॉर्म है, और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश लगा दिया। अब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वहां यूपी पीएससी बोल सकते हैं। यूपीएससी और यूपी पीएससी बहुत डिफरेंट है, ये याद रखना। ये यूपीएससी है तो ये संघ लोक सेवा आयोग है, और अगर यूपीपीएससी में बोल रहा हूं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एसपीएससी के अंतर्गत है, और ये यूपीएससी। ये संघ लोक सेवा आयोग है, ये राज्य लोक सेवा आयोग है, ये संयुक्त लोक सेवा आयोग। बस इतना याद रखना। तो अगर इनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ये आपको याद रखना। जिसे अगर हम बात करें केंद्र में, तो केंद्र में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो उसी हिसाब से एसपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेगा, ये आपको याद रखना है। तो महाधिवक्ता और राज्यपाल दोनों की, महाधिवक्ता और एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला दे रखा है कि राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, और इस हैसियत से वह सभी उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है राज्य में, उन सबका कुलाधिपति कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। और जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनके उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करेगा। जैसे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में बीयू है, बरकतुल्ला है, माखन लाल है, डीएवीवी है, जीवाजी है, हरि सिंह गौर है। इन जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, इनके उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर सारी यूनिवर्सिटियों का कुलाधिपति होता है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो ये पहली जो शक्ति थी अपन ने कार्यपालक शक्ति पढ़ी, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विधायी शक्ति। तो पहली शक्ति कौन सी पढ़ी थी अपन ने, कार्यपालक शक्ति। अब कौन सी शक्ति पढ़ रहे हैं अपन, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति अपन ने राष्ट्रपति के केस में भी पढ़ी थी, पर वहां पे अपन ने 85, 86, 87 पढ़ा था। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ 74, 75, 76 पढ़ेंगे, 1 साथ में लगा दें। तो 174 में अपन पढ़ेंगे वो जो 85 में था, 175 में भी वही पढ़ेंगे जो 86 में था, और 176 में वही पढ़ने जा रहे हैं जो वहां 87 में था। बिल्कुल डिक्टो है, कुछ भी चेंज नहीं है।
तो 174 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें क्या करता है, संसद, वहां संसद बोलते थे, या संसद के स्थान पर विधानमंडल बोलना है। ये याद रखना कि केंद्र में संसद हुआ करता था, राज्य में विधानमंडल होगा, बस इतना चेंजेस होना है। तो विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसन करना तथा विघटन करना। मैंने बताया संसद के सत्र में, मैंने कहा विधानमंडल में अगर कहें तो विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसन करना तथा विघटन करना, ये तीनों काम आर्टिकल 174 के अंतर्गत होता है। आहूत करने का मतलब होता है शुरू करना, सत्रावसन करने का मतलब होता है समाप्त करना, और विघटन करने का मतलब होता है भंग करना। जैसे कभी विधानसभा को या विधानमंडल को भंग करना हो, विधानसभा ही भंग होती है, विधान परिषद भंग नहीं होता है। जैसे मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वैसे हर राज्य में तो विधान परिषद होता नहीं है, पर कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, तो वहां पर विधान परिषद भंग नहीं होगा, केवल विधानसभा को भंग किया जा सकता है। सत्रावसन करना मतलब जब पूरी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उस स्थिति में सत्रावसन होता है। तो ये तीनों काम करने का कौन करता है काम, ये राज्यपाल करता है। फिर अपन पढ़ेंगे 175 में। तो 175 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बाद में राज्यपाल का अभिभाषण है। मतलब क्या होता है कि जब भी नया सत्र लगता है या सत्र के प्रारंभ में अपने भाषण देता है, और उस राज्यपाल के भाषण को अभिभाषण कहते हैं। अब 176 की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह राज्यपाल के विशेष अभिभाषण है। क्या याद रखना है, विशेष अभिभाषण। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण क्या होते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण कब दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई नई विधानसभा बनती है उस टाइम पर, जब भी साल के प्रारंभ में नया सत्र शुरू होता है उस टाइम पर। अब राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल तैयार करता है। अब मंत्रिमंडल तैयार करने के बाद में राज्यपाल के अभिभाषण में होता क्या है, तो राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्यमंत्री या हमारा जो मंत्रिमंडल होता है या राज्य सरकार की नीतियां होती है, राज्य सरकार अगले वर्ष तक क्या करने वाली, क्या राज्य सरकार का एजेंडा रहने वाला है, ये राज्य सरकार अभिभाषण के रूप में मंत्रिपरिषद लिखित देती है राज्यपाल को, और राज्यपाल विधानसभा के समक्ष उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मतलब सरकार की क्या पॉलिसी रहने वाली है अगले साल तक, वो हमें अभिभाषण के अंतर्गत सुनने को मिलता है। तो अभिभाषण कौन देता है, तो अभिभाषण देता है हमारा राज्यपाल। तो मैंने कहा 74 में क्या है, तो विधायी शक्तियां हैं। 175 की अगर हम बात करें तो अभिभाषण है, और 176 में क्या है, तो विशेष अभिभाषण है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां दे रखा है 177, दे नहीं रखा है पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 177 की अगर अपन बात करें तो जैसे अपन ने 88 में पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल के अधिकार होता है, और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य ना होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते, बोल सकते, पर वोट नहीं कर सकते। उसी प्रकार 177 में जो महाधिवक्ता होता है वो भी विधानमंडल का, मतलब विधानमंडल का सदस्य ना होने के बावजूद विधानमंडल में या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखना। तो ये 177 में। अब अपन पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो यहां दे रखा है ये 176 के बाद में 200 में, ये भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत अपन देख रहे हैं। तो यहां दे रखा है विधेयकों पर सहमति देना। तो आपने आर्टिकल 111 पढ़ा था, तो 111 में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और उसके अंतर्गत विधेयकों पर सहमति देना। और यहां हम पढ़ने जा रहे हैं 200। तो 200 और 111 बिल्कुल डिक्टो है। ठीक है, आपने पढ़ा था राष्ट्रपति का वीटो पावर, ऐसे राज्यपाल का भी यहाँ रहता है। तो ये चीज आपको याद रखना है 200 में। ठीक है ना। तो कोई सा भी विधेयक अगर विधानसभा से पारित हो गया है, उसके ऊपर सहमति देना है,
तो वो आर्टिकल 200 के तहत दे सकते हैं। कौन देगा? राज्यपाल। उसके बाद ही कोई अधिनियम पारित होता है, कोई प्रस्ताव पारित होता है, बस ये याद रखना। फिर दे रखा है 201 में, तो 201 क्या होता है तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो विशेष विधेयकों को सहमति हेतु आर्टिकल 201 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। राष्ट्रपति इस पर सहमति दे सकता है या अपने निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक पर निलंबन निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो पुनर्विचार के पश्चात आए विधेयक पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। देखो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। जैसे ये वाला जो अधिकार है ये राष्ट्रपति वाले केस में हमने मान नहीं पड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती एक्चुअल में देखा जाए। पर अगर कुछ पर्टिकुलर बिल पारित हो रहा है और राज्यपाल अगर चाहे, राज्यपाल राष्ट्रपति से उस पर परामर्श ले सकता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है। तो राज्यपाल को अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि इसको पारित करना चाहिए, इस पे सिग्नेचर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति में वह राष्ट्रपति के पास उस बिल को प्रेषित कर देता है। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है, और अगर चाहे तो वहां से सिग्नेचर कराने या प्रेषित कराने के बाद या पास करने के बाद वो राज्यपाल को फिर से बता सकता है। तो कुछ पर्टिकुलर केस में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है और राष्ट्रपति को राज्यपाल उस पर सहमति के लिए प्रेषित कर देता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या दे रखा है आर्टिकल 201 में, तो कि कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है ये कि राष्ट्रपति को वो प्रेषित करेगा, मतलब राज्यपाल के पास आएगा पर राज्यपाल उसको किसके पास सौंप देगा? राष्ट्रपति के पास। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति उस पर निलंबन निषेधाधिकार का उपयोग करके उस पर रोक लगा सकता, उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य भी नहीं है कि वो आप बार बार उसे बोले कि वो करे ही सही उसके ऊपर सिग्नेचर, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल का अध्यादेश। अपन ने आर्टिकल 123 के अंतर्गत पढ़ा था, तो आर्टिकल 123 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का अध्यादेश। उसी प्रकार 213 में क्या है, तो उसी प्रकार 213 में अपन पढ़ रहे हैं राज्यपाल का अध्यादेश। उसी प्रकार अपन 239 बी में भी पढ़ेंगे। तो 239 जब बी पढ़ेंगे तो 239 बी में हम प्रशासक का अध्यादेश पढ़ेंगे। अब प्रशासक कहाँ होते हैं? तो यूनियन टेरिटरी में होते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। ये केंद्र में होता है, ये राज्य में होता है, ये केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। अब भैया अगर बात करें अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश है शॉर्ट टाइम रूल, मतलब थोड़े समय के लिए बनाया गया कानून। ये उस स्थिति में बनाया जाता है जिस स्थिति में अगर हम बात करें केंद्र में लोकसभा नहीं होती या संसद नहीं चल रही होती है, संसद का कोई सत्र नहीं लग रहा होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी तरफ से कुछ बिल पारित कर देते, कुछ अधिनियम लेके आ जाते, उसको अपन कहते हैं अध्यादेश। उसी प्रकार राज्य में अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां कोई नियम कानून बनाया जा सकता है या पार्लियामेंट मतलब विधानसभा नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में राज्यपाल अपने मन से अपनी तरफ से अध्यादेश जारी करता है, और ऐसे अध्यादेश को अपन आर्टिकल 213 के अंतर किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ये चीज आपको याद रखना। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ने वाले आर्टिकल 213 के बाद अध्यादेश के बाद में अपन को पढ़ना है कि 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करता है। जैसे अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। कहाँ से करता है? तो खेल, शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान आदि कला क्षेत्रों से करता है। तो उसी प्रकार 1/6 सदस्यों को विधान परिषद, जैसे अगर विधान परिषद में 60 लोग हैं तो विधान परिषद के 60 लोग में से उसका 1/6 मतलब 10 लोगों को राज्यपाल चुन सकता है। तो ये याद रखना 1/6 कितने सदस्यों का मनोनयन करता है विधान परिषद में राज्यपाल? तो 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। फिर आगे दे रखा है कि न्यायिक अधिकार क्या है। जैसे अपन ने राष्ट्रपति के भी न्यायिक अधिकार देखे थे, न्यायिक शक्तियां समझ लीजिएगा। तो अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 143 पढ़ा था, और उसके बाद 124 पढ़ा था, 72 पढ़ा था। तो उसी प्रकार राज्यपाल के भी न्यायिक अधिकार होते हैं या न्यायिक शक्तियां आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें दे रखा है कि आर्टिकल 233 के अंतर्गत
जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करता है। तो जो जिला कोर्ट होते हैं इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर करने का काम किसके पास होता है? तो याद रखना राज्यपाल के पास होता है। दे रखा है स्पष्ट, ठीक है। अब आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। तो आर्टिकल 161 भी आपको याद रखना कि राज्यपाल के पास काय की शक्ति है? क्षमादान की। जैसे अपन ने आर्टिकल 72 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, उसी प्रकार यहाँ 161 में दे रखा है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां अपन ने राष्ट्रपति की भी पढ़ी थी और राष्ट्रपति वाले केस में अपन ने आर्टिकल 280 पढ़ा था और उसी आधार पर अपन ने 280 के साथ साथ 112 मतलब बजट भी पढ़ा था। तो वो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां थी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां तो आर्टिकल 202 में है और 202 में क्या दे रखा है कि यहाँ पर बजट प्रस्तुत करता है विधानसभा में। तो राज्यपाल नहीं करता है, राज्यपाल की पूर्व सहमति से बजट प्रस्तुत करता है राज्य का वित्त मंत्री। वहां पर भी वित्त मंत्री करता है पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और सिर्फ लोकसभा में करता है और यहाँ पर केवल विधानसभा में करता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो बजट है एक धन विधेयक होता है और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार ये बजट यहाँ पे भी राज्य सरकार में भी बजट जो होता है वो धन विधेयक होता है और धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सहमति से? तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। तो ये आपको 202 जो है ये 112 का कॉपी है। 112 में बजट वह है केंद्र सरकार का और 202 में जो बजट है वो राज्य सरकार का बजट है। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब देखते आगे। राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती है और ये राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल वाले केस में आपको मिलेगी। विवेकाधीन शक्तियां आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त होती है। मतलब मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संबंध में कैसे यूज करता है? तो दो सिद्धांत उसके पास होते हैं, एक प्रकाश सिद्धांत होता है, एक अनुमान सिद्धांत होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि विवेकाधीन शक्तियां कैसे राष्ट्रपति यूज कर सकते हैं, मतलब राज्यपाल कैसे यूज कर सकते हैं। अगर राज्यपाल चाहे तो जैसे मान लो कि दो पार्टी है, जैसे पार्टी ए है पार्टी बी। अगर पार्टी ए के पास 74 सीटें आई है और पार्टी बी के पास 72 सीटें आई है और कोई पार्टी सी है जिसके पास 10-5 सीट अदर पार्टी मान लीजिए कितनी भी है, मुझे नहीं पता कितनी भी हो सकती है। अब अगर रूल तो ये कहता है कि जो पार्टी ए है, मान लो इसका टोटल अगर अपन देखें तो ज्यादा सीटें तो पार्टी ए के पास है, पर अगर राज्यपाल चाहे तो पार्टी बी को भी वो सीएम के लिए नॉमिनेट करा सकते। अब ये जो अधिकार है ये राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है। मतलब राज्यपाल को अगर ये एहसास हो रहा है कि पार्टी ए यहाँ पे सरकार नहीं चला पाएगी तो पार्टी बी सही से चला पाएगी, तो वो चाहे तो पार्टी बी को भी सीएम नियुक्त करा सकता है उनकी पार्टी से, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ किसका है? ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है, उनकी कम सीटें होने के बावजूद भी। नहीं तो रूल तो ये कहता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आ रही है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो राज्यपाल को सबसे पहले मौका उनको देना चाहिए मुख्यमंत्री चुनने का। पर राज्यपाल अगर अपनी विवेकाधीन शक्ति का यूज करे तो इनमें से किसी को भी बोल सकता है आप वहां पे रोकने। हाँ, जब उसके लिए विश्वास मत लाना पड़ता है तो वहां पर वो ला सकता है, तो उसमें तो फिर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद जिसकी ज्यादा वोटिंग होती है उसी पार्टी का सीएम फिर आखिरी में रह पाता है। पर एक बार की शपथ तो बंदा दिला सकता है किसी भी मुख्यमंत्री को, बस इतना आपको याद रखना है। अब अगला दे रखा है कि मंत्री परिषद को भंग करने के संबंध में भी राज्यपाल के पास शक्ति होती है। राज्यपाल निम्नलिखित स्थिति में मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद मतलब जो भी मंत्री बनाए जाते हैं उनको उनके पद से हटाना, मतलब मंत्री परिषद को भंग करना। अगर हम बात करें कि जब राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्री परिषद के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी मंत्री परिषद त्यागपत्र ना दे, तो उस स्थिति में मंत्री परिषद और मंत्री परिषद की नीतियों से राष्ट्र का अहित होता है, उस स्थिति में मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव में जिसकी सरकार है और वो हार जाती है, उसको कम वोट मिलते हैं, फिर भी अगर उस पार्टी के मंत्री इस्तीफा नहीं देते
ठीक है, और उस मंत्री परिषद की जो नीतियों से राष्ट्र का अहित होता है, उस स्थिति में भारत जो राज्य का राज्यपाल होता है, तो राज्य का राज्यपाल उस मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। ये आपको याद रखना। दूसरा है विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के संबंध में, मतलब राज्यपाल चाहे तो विधानसभा का सत्र भी बुला सकता है, ये भी उसका पावर है। तो विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के संबंध, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, किंतु विशेष परिस्थिति में स्वयं भी अधिवेशन बुला सकता है। अब देखो इसको समझते हैं। वैसे तो जो राज्यपाल होता है विधानमंडल का अधिवेशन कब बुलाता है, जब उसे मुख्यमंत्री बोलता है, तो मुख्यमंत्री के कहने पर वो विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है। अब मान लो कि मुख्यमंत्री को ये पता हो जाए कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है विपक्ष वाली पार्टी और अपने पास बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में जो आपका मुख्यमंत्री होगा वो कभी भी नहीं बोलेगा राज्यपाल को कि भैया अधिवेशन बुलाओ, और अधिवेशन बुलाकर कोई विश्वास मत का बोलेगा विपक्ष, तो वहां पर बहुमत लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो मुख्यमंत्री होगा वो राज्यपाल को नहीं बोलता है। और ये पता अगर राज्यपाल को हो जाए या एहसास हो जाए कि मुख्यमंत्री वाली पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में राज्यपाल स्वयं भी अधिवेशन बुला सकता है। फिर अगला दे रखा है आर्टिकल 162 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो ये भी आपके राष्ट्रपति के पास पावर होता है। फिर अगला दे रखा है आर्टिकल 163 में दे रखा है राज्य की मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद के बारे में अगर अपन देखें तो राज्य को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, किंतु विवेकाधीन मामले में सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। तो ऐसा कैसा अपन ने आर्टिकल 74 में पढ़ा था, पर वो राष्ट्रपति के केस में पढ़ा था, और यहाँ पर अपन पढ़ रहे आर्टिकल 163 में। तो अपन ने जब मंत्री परिषद पढ़ी थी संविधान के आर्टिकल 74 में, तो वो राष्ट्रपति के केस में पढ़ी थी, और यहाँ पर राज्यपाल के केस में पढ़ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। पर वहां पर राष्ट्रपति वाले केस में अपन ने विवेकाधीन शक्तियां नहीं पढ़ी थी, और यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियां अपन पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विवेकाधीन शक्तियों के मामले में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। जबकि अपन ने राष्ट्रपति जब पढ़ा था, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की हर प्रकार की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं होते। बस राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं होते हैं, बाकी हर केस में होते हैं। पर विवेकाधीन शक्ति में अगर वो चाहे तो अपने मन की चला सकते हैं। अब अगला है मंत्रियों की नियुक्ति में। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो ये तो राष्ट्रपति जैसे ही है। फिर है 164 का ए, यहाँ पर दे रखा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। देखो ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजाति ज्यादा होती है। तो यहाँ पर स्पेशल राइट्स के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति होती है, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य का राज्यपाल। ये 4 राज्य याद रखना है। एक तो आपका एमपी हो जाएगा, एक सीजी हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक झारखंड हो जाएगा, और एक आपका उड़ीसा हो जाएगा। इन 4 राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री के एक पद की नियुक्ति करेगा। कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, फिर अगला दे रखा है आर्टिकल राज्य मंत्री परिषद के में मंत्रियों की जो कुल संख्या है 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में 12 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को समझते हैं। जैसे सपोज अगर मान लो कोई पर्टिकुलर राज्य, वहां पर 300 विधानसभा सीटें, अब 300 विधानसभा सीटों का अगर अपन 15% निकालते हैं तो ये 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो मतलब इस पर्टिकुलर राज्य में 45 मंत्री से ज्यादा नहीं बना सकते, और किसी भी स्थिति में 12 से कम नहीं रखना है। तो कम से कम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12, और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 15%। किसकी 15%?
तो जो राज्य विधानसभा की संख्या है उसका 15%। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दे रखा आर्टिकल 165। अब 165 में क्या दे रखा है, तो 165 के अनुसार राज्यपाल हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, तो महाधिवक्ता वैसा ही होता है जैसा केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल को पढ़ा अपन ने आर्टिकल 76 में, और यहाँ है आर्टिकल 165। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 1-2 का डिफरेंस रहेगा बस। वहाँ 65 में पाहिब आ रहा और वहां पर देखे तो वहां 76 आ रहा है। हाँ, तो यहां पर महाधिवक्ता कौन होता है, तो मैंने कहा राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो होता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कभी भी बचाने का काम करता है, मतलब राज्य सरकार की जो पैरवी करता है कोर्ट में, वो कौन होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। ये आपको याद रखना। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के कहने पर बनाया जाता है और मुख्यमंत्री के कहने पर हटाया जाता है। पर बनाता कौन है और हटाता कौन है, तो ये राज्यपाल है। तो इसीलिए जब राज्यपाल चाहे तो महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, जब राज्यपाल चाहे तो महाधिवक्ता को अपने पद से हटा सकता है। फिर दे रखा है आर्टिकल 177 के अनुसार, तो ये अपन ने पहले ही देख लिया था कि आर्टिकल 177 में महाधिवक्ता के अधिकार है। अब महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, उसके बावजूद भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना। तो वो ये बंदा होता है जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। फिर दे रखा है आर्टिकल 166 में, तो राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है या उसी प्रारूप में रखी जाती है जिस प्रारूप में राज्यपाल उनको सौंपेगा, यह बताता है। फिर है आर्टिकल 167, ये भी इजी है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में कर्तव्य, मतलब सरकार किस ढंग से चल रही है, किस ढंग से नहीं चल रही है, राज्य सरकार कर क्या रही है, तो ये सारी जानकारी राज्यपाल को देना होगी। मतलब राज्यपाल को देंगे, कौन देंगे, तो राज्य के मुख्यमंत्री देंगे। ठीक है, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, उसी प्रकार 67 में 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में। तो राज्यपाल के बारे में अपन ने इतना पढ़ा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राज्य का विधानमंडल, वो पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।